हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के इन्वायरमेंट सेक्शंस को। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जैविक प्रदूषक पर है, चिर अस्थायी जैविक प्रदूषक पे है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे है यानी पीओपी है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चिर अस्थायी जैविक प्रदूषक होते हैं ये लंबे समय तक जो है बायो बायो एक्युमुलेशन के रूप में, जैव संचय के रूप में हमारे बॉडी में संचित रहते हैं और खाद्य श्रृंखला फूड चेन के माध्यम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ये जल्दी डिके नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, यानी इसको डिग्रेड आसानी से किया नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन करके आ चुकी है, क्योंकि यह काफी टॉक्सिक नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2001 में आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन बुलाया गया था और इस स्टॉकहोम कन्वेंशन में आपको 12 डर्टी डजन्स का कॉन्सेप्ट डाला गया था, यानी 12 पॉल्यूटेंट्स को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रूप में कंसीडर किया गया। बाद के दिनों में इसमें और भी आपके सब्सटेंस को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग जो है 12 डर्टी डजन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, उसको देखने का कोशिश करते हैं। और जो इसका मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है, आपका इंडस्ट्री होता है। इसका मेन सोर्स जो होता है वो है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री होता है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, डिओड्रेंट्स, ये सारे जो सोर्स हैं, ये इंडस्ट्री हो गया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें एक मेजर आपका पॉल्यूटेंट्स के रूप में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हमें और हमारे इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करता है। तो जो 12 डर्टी डजन्स है, यहाँ पे इसके एग्जांपल को देखिएगा, तो यहाँ पे इसमें एग्जांपल में डाला गया जो 12 डर्टी डजन्स क्या है आपके, तो एल्ड्रिन है, क्लोरोडेन है, डीडीटी है, डायल्ड्रिन है, एंड्रिन है, हेप्टाक्लोर है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है, मायरेक्स है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है, पॉलीक्लोरिनेटेड डायबेंजो पी डायोक्सिन्स है, पॉलीक्लोरिनेटेड डायबेंजोफ्यूरेंस है एंड टोक्साफेंस है। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो हैं 12 डर्टी डजन्स हैं जिसको स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी कन्वेंशंस जो हम आगे बनाएंगे वीडियो, उसमें भी आपको देखने का मिलेगा कन्वेंशंस का परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 जो है वो क्या होता है आपका लिंक्ड। तो यहाँ पे जो यूजीसी ने जो पहला क्वेश्चन है दिया है उसको रीड करते हैं, डायोक्सिन्स को। तो डायोक्सिन्स जो हमारा आप देखते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, इसलिए ये तो होगा ही। दूसरा है पॉलीक्लोरिनेटेड क्लोरिनेटेड बेंजीन्स, यहाँ पे हमारा यहाँ दिया है हेक्साक्लोरोबेंजीन्स। तो जो हेक्सा है 2 से ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो क्या हो गया आपका पॉली में हो गया। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स भी जो है हमारा क्या है आपका पीओपीज में आएगा। नेक्स्ट है सी ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है 12 डर्टी डजन्स में इसको कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए सी ऑप्शंस नहीं होगा। डी है ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स। फ्रेंड्स, अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, चिरस्थायी जैविक जो है प्रदूषक है, उसमें आपका जो मेन सोर्स है वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स है। और नेक्स्ट है आपका फ्यूरेंस। डेफिनेटली फ्यूरॉन्स भी आपके क्या होंगे ऑप्शंस हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है फॉर्मल्डिहाइड, इसको डर्टी डजन्स में नहीं शामिल किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशंस में। इवन बाद के दिनों में भी फॉर्मल्डिहाइड जो है आपका एक इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है। नेक्स्ट जब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, अगर हम कंसीडर करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा वो है हमारा
DDT पे। तो DDT जो है हमारा, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, DDT बायोअक्युमुलेट्स इन टिश्यू ऑफ मेनी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो जब हम बात करते हैं तो ये ऑप्शंस जो है, यानी देखिएगा यहाँ पे कि जो हमारा सेकंड ऑप्शंस बनाया गया है, सेकंड क्वेश्चंस जो है वो बेस्ट है आपका किसके ऊपर, तो आपके DDT पे। तो डेफिनेटली DDT आपका क्या है, एक तरह का पेस्टिसाइड्स है। और हमने आपको अभी जस्ट ही बताया कि आपका DDT जो है पेस्टिसाइड्स है, और DDT जो है एक आपका ऑर्गेनिक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स भी है। तो ये हमारा बॉडी में क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाता है। अभी हमने जैसे बताया कि जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्री हो गया या हम एग्रीकल्चर में DDT को यूज करते हैं, तो ये बह करके कहाँ आ गया, आपका मान लीजिए क्रॉप्स में तो है ही, साथ ही साथ ये मान लीजिए वाटर बॉडीज में आ गया, फिश इसको यूज किया अपने फूड के लिए, और जब हम लोग ह्यूमन बीइंग उसको फूड को यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में फिर क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाता है। और ये जाकर करके जितने भी और आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक आपका पॉल्यूटेंट्स है, ये सारे जो है लंबे समय तक आपके एनवायरमेंट में क्या होते हैं, पड़े रहते हैं और बायोमैग्निफिकेशन भी करते हैं, यानी आपके वाटर बॉडीज को भी क्या करता है, पॉल्यूटेंट करता है। ठीक है, एयर, वाटर, लैंड, हर तरह के आपके पॉल्यूशंस में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है DDT बायोअक्युमुलेट्स इन टिश्यू ऑफ मेनी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। DDT मनुष्यों सहित कई प्रजातियों के उत्तकों में जैव संचय करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड है DDT इज रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर बट रेडियली आपका सोल्यूबल इन फैट्स एंड ऑयल्स। DDT पानी में अपेक्षाकृत अघुलनशील है, लेकिन वसा और तेल में आसानी से घुलनशील है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा POP पे ही है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, आपको दिया गया है ऑप्शंस, दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सही हैं। ए, दे आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड एंड अकर फ्रॉम ट्रॉपिक्स इन आर्कटिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि इसका जो है आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का जो सोर्स है वो बहुत ही वाइड है। इंडस्ट्री अपने आप में बड़ा है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, डिओड्रेंट्स, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है काफी वाइडली आपको मिलता है, इसीलिए जो है इसका एक्सपेंशन जो है आपका क्या कहता है, आपका आर्टिक से लेकर करके आप आर्टिक से अकर्स वाइडली अकर्स फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू आर्टिक, यानी ट्रॉपिक से लेकर करके आपके आर्टिक रीजन तक इनका क्या है, एक्सपेंशन है। ये बात आपका सही है। सेकेंड है, दे ऑफ एक्युमुलेट इन फूड वेव्स एंड रिच ट्रॉपिक एंड रिच टॉक्सिक कंसंट्रेशंस अक्सर खाद्य जाल में संचित होते हैं और विषाक्त संकेंद्रण तक पहुंचते हैं। डेफिनेटली हमने अभी आपको बताया कि जो POP है हमारे बॉडी में, हमारे एनवायरमेंट में जो है जैव संचय का काम करते हैं, जैव संचय का काम करते हैं, और फूड वेव्स के माध्यम से, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और एक टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन का एक सिचुएशन क्या करता है, क्रिएट करता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड है और सी ऑप्शन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ POP। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक POP के उदाहरण है। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे एक और परसिस्टेंट का बात कर रहा है, एक वोलेटाइल का बात कर रहा है। तो जो हमारा परसिस्टेंट नेचर है और वोलेटाइल नेचर है, बोथ आर टोटली डिफरेंट। जो वोलेटाइल होंगे वो क्या होंगे, जल्दी से जल्दी क्या होंगे, आपका एग्जिस्ट कर जाएंगे, यानी आपके एनवायरमेंट से वो क्या होंगे, डिसअपियर्ड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जबकि परसिस्टेंट जो है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक आपके एनवायरमेंट में क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, लंबे समय तक वो एनवायरमेंट में हमारा बना रहेगा। इसलिए सी ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे आर वाइडली यूज्ड एज फ्लेम रिटार्डेंट्स एंड इन डिओड्रेंट्स। डेफिनेटली ये आपका क्या है, ऑप्शन सही है। डिओड्रेंट्स और आपका फ्लेम रिटार्डेंट्स में हम लोग आपका POPs यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है E,
Some chemicals used in making non-stick, waterproof and stain-resistant product are categorized as POP. जब हम इसका क्लासिफिकेशंस देखते हैं पीओपीज में, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशंस हमको दिखता है कि जो है नॉन स्टिक वाटर प्रूफ में या स्टेन रेजिस्टेंस प्रोडक्ट में हम लोग पीओपीज को बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि आपको दो तरह से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। एक आपका पीओपीज का सोर्स क्या है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स पीओपीज में आते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, वो हमारे इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में है। तो हमने अभी देखा कि इंडस्ट्री है हमारा, वाटर प्रूफ रेसिस्टेंस है, डिओड्रेंट है, आपका केमिकल्स इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है। ये सारे इंडस्ट्रीज जो है इसको बहुत बड़े पैमाने पे पीओपीज को यूज करते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। ये हाईली टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में होता है और एक डेथ को लीड करता है, कैंसरस कंडीशंस को लीड करता है, और इसका एक बहुत ही हैवॉक सिचुएशन, एक भयावह संभावना इसकी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में आपके, बहुत बड़ी मात्रा में बायोडायवर्सिटी आपका क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा, इसलिए ये काफी कंसर्न है। और यूजीसी भी फ्रीक्वेंटली आपने 3 क्वेश्चंस लगातार देखा है कि हमने आपको पीओपीज पे बताया है, और अब 3 इतना करने के बाद आपको जब भी पीओपीज पे क्वेश्चंस आएंगे, आई होप सो कि आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है एमडीजी पे है और एसडीजी पे है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसडीजी जो है, ये दोनों एक बहुत ही बेहतरीन संभावना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा, आगे आने वाला है वो वीडियो आपके लिए। और यहाँ पे हम इन शॉर्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे एमडीजी का गोल जो है, इसमें मेन है विकासशील या गरीब देशों पे लक्षित है। डेफिनेटली चाहे एमडीजी का बात करें चाहे एसडीजी का बात करें, उसका एक महत्वपूर्ण गोल है गरीबी का निवारण, पॉवर्टी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का बात करें या एसडीजी का बात करें, सतत विकास का बात करें, तो यहाँ पे दोनों को कनेक्ट किया गया और इस दोनों पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हमने मेनली जो है पीओपी को ज्यादा बेहतर समझाने का कोशिश किया है। आपको अलग से जो है इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा एमडीजी पे और एसडीजी पे। यहाँ पे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मुख्य रूप से विकासशील या गरीब देशों पे लक्षित है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड इन ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग और पुअर। सतत विकास लक्ष्य सभी देशों पे लक्षित हैं, चाहे वे विकसित हो, विकासशील हो या गरीब हो। यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट आते हैं, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित जैव विविधता पर सम्मेलन के सिद्धांत का अनुवाद करने के लिए एक व्यवहारिक उपकरण के रूप में कल्पना की गई है। तो डेफिनेटली फ्रेंड, एजेंडा 21 जो है ये सतत विकास से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। और सतत विकास पे जो हमारा एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, उसमें आपको और भी एलिब्रेट तरीके से इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। एमडीजी और एसडीजी दोनों का बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाला है। अब आते हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका ओजोन डिप्लीशन से है। ओजोन 1987 में जो है, आपको हम जानते हैं कि ओजोन जो है डिप्लीट होता है। ओजोन पे भी हमारा एक स्पेशल वीडियो होगा और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको सारा वहां पर देखने के लिए मिलेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक भी कराएंगे। फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके एनालिसिस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के लिए ओजोन अपक्षयी पदार्थों को समाप्त करने की समय सूची समान है। डेफिनेटली ये समान नहीं है। इसका कारण क्या है, जो हम देखते हैं जो विकसित देश है और विकासशील देश है, दोनों का सिचुएशन अलग है। तो दोनों को इस सिचुएशन से बाइफर्केट करने के लिए आपको क्या है, डिफरेंशियल पॉलिसी को ऑप्ट किया गया है। जैसे विकसित देश के लिए 2020 का है और विकासशील देश के लिए 2030 का एक टारगेट है कि इस पीरियड तक आप जो है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को क्या करें, रिड्यूस करें। सेकेंड ऑप्शन जो है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों के को अनुच्छेद 5 देश के रूप में संदर्भित किया गया है। डेफिनेटली ये ऑप्शंस आपके क्या है, सही हैं, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 5 कंट्रीज के अंदर हम लोग जो है वो जो है आपका डेवलपिंग कंट्रीज को रखा गया है।
जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सटेंसिवली देखेंगे तो वहां पे आपको इसके 2 4 5 जो भी आर्टिकल्स हैं, प्रोमिनेंट आर्टिकल है, उसको देखने का कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 का, उसमें जो है डेवलपिंग कंट्री जो है, विकासशील देश हैं, उसके लिए आर्टिकल 5 में प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शंस बनाया है CFC, हेलोन्स, HC, FC एंड डायोक्सिन्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे सी ऑप्शन डायोक्सिन्स नहीं होगा। डायोक्सिन एक परसिस्टेंट आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, जबकि CFC, हेलोन्स, HC, FC ये सारे आपके ओजोन के डिप्लीशंस के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है गैसेस हैं। हम लोग ओजोन और उससे रिलेटेड आपको तीनों देख जाएगा। ओजोन का अलग से टॉपिक देखेंगे, लेकर के आएंगे आपको। ओजोन का सारा कॉन्सेप्ट वहां पे देखने के लिए मिलेगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट्स, ये ओजोन से रिलेटेड है, तो ओजोन वाले कॉन्सेप्ट को आप वहां पे बेहतर तरीके से समझेंगे। और ये भी समझेंगे किस तरह से ये सारी गैसें ओजोन लेयर्स को डिप्लीट कर रही है, यानी ओजोन परत में क्षरण ला रही है। फिलहाल यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस बनाया गया, इसमें डायोक्सिन आपका डिप्लीट नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नील शिशु रोग के लिए उत्तरदायी है? Which of the following pollutants is responsible for causing blue baby disease? इसका आंसर होगा नाइट्रेट्स। इसका आंसर क्या होगा आपका? ब्लू बेबी डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका नाइट्रेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेनली आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और MDG का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और MDG गोल पहले होगा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाद में आएंगे। ये दोनों को कोरिलेट करके उसके एस्पेक्ट्स को आपको बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। फिर एक अलग से वीडियो आएगा जिसपे आपको क्वेश्चन से बना है, तो वो है आपका ओजोन और ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस क्या है और इसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव लिया गया है, इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।